वेलकम टू ऑल ऑफ यू दीप क्लासेस। मैं दीपक सर आप सभी का दीप क्लासेस में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्योरी और जितने भी फॉर्मूला होंगे, जो जो कॉन्सेप्ट होगा, उस सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले समझना है कि द्विघात समीकरण क्या है। तो आप जाके वीडियो में देख सकते हैं, जो आपका एक वीडियो यहाँ पे अपलोड है बहुपद का। तो सबसे पहले आप बहुपद समझिए कि द्विघात बहुपद क्या होता है। तो द्विघात बहुपद होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे ए नॉट इक्वल टू जीरो होता है। इसको बोलते हैं हम लोग द्विघात बहुपद। तो सर द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में क्या अंतर है? बस थोड़ा सा अंतर है। यदि हम इसी द्विघात बहुपद को जीरो के इक्वल टू में कर देते हैं, यानी इक्वल टू के बाद जीरो लगा देते हैं, जहाँ पे ए नॉट इक्वल टू जीरो होगा, ये आपका है द्विघात बहुपद और ये है आपका द्विघात समीकरण। द्विघात बहुपद में इक्वल टू के बाद जीरो नहीं होता है, यानी उसमें इक्वल टू का साइन होता ही नहीं है बहुपद में। लेकिन द्विघात समीकरण का बात करें तो इसमें इक्वल टू के बाद जीरो होता है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है, ठीक है ना। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, एक्स का गुणांक बी है और ये आपका अचर राशि सी है, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपको समझना है कि जो ये दिया हुआ द्विघात समीकरण है, आप कैसे पहचानेंगे कि दिया हुआ जो आपका समीकरण है द्विघात है कि नहीं। तो नाम से पकड़िए, द्विघात यानी कि घात कितना होना चाहिए? दो, और समीकरण है तो उसमें इक्वल टू का साइन लगा रहना चाहिए। जैसे कुछ एग्जाम्पल लेके हम आपको बताते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9। तो यहाँ पे देखिए कितना है, इसका घात है 2, कहीं पर भी घात 2 होना चाहिए, यानी कि अधिकतम घात 2 दिखना चाहिए। तो इसको बोलते हैं द्विघात समीकरण। दूसरा नंबर देखिए, 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9। तो ये द्विघात समीकरण है? तो कहिएगा हाँ वो द्विघात समीकरण है। नहीं, ये दोनों का दोनों जो हम बोले द्विघात समीकरण, ये बिल्कुल द्विघात समीकरण नहीं है, ये आपका द्विघात बहुपद है। यदि हम इक्वल टू के बाद इसमें जीरो लगा देते हैं तो ये आपका द्विघात समीकरण है। अब यह आपका दोनों द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण में एकदम गौर से एकदम याद कर लीजिए कि इक्वल टू के बाद कुछ ना कुछ होगा। जैसे ही देख लीजिए 7x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 9, ये द्विघात समीकरण है, बिल्कुल द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9 इक्वल टू 0। आगे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 7 इक्वल टू 0, ये भी आपका द्विघात समीकरण है। कैसे सर द्विघात समीकरण है? क्योंकि यहाँ देखिए इसका अधिकतम घात 2 है। अब देखिए x प्लस 9x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0, ये आपका है, हाँ बिल्कुल द्विघात समीकरण है, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है, इक्वल टू के बाद 0 है। अब यहाँ पे देख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। अब एक कैसा समीकरण है सर? ये द्विघात नहीं है, इसका देखिए अधिकतम घात 3 है, तो ये आपका त्रिघात समीकरण हो गया। क्या हो गया? त्रिघात समीकरण। और ये सब द्विघात समीकरण किस चर में है? तो एक्स चर में है। यदि कोई लिख देता है वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0, तो ये भी द्विघात समीकरण है, लेकिन द्विघात समीकरण y चर में है। तो द्विघात समीकरण पहचानने का सबसे अच्छा और सटीक जो तरीका है क्या है कि अधिकतम घात 2 होना चाहिए और इक्वल टू उसमें लगा हुआ रहना चाहिए। तो उसको हम बोलते हैं कि वो कैसा समीकरण है? द्विघात समीकरण है। और द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का गुणांक ए हो गया, एक्स का गुणांक बी हो गया, और यहाँ पे जो बच गया प्लस सी, यहाँ पे जो सी है ये क्या हो गया? अचर राशि हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि द्विघात समीकरण को हम कैसे पहचानें। अब हम लोग समझेंगे कि द्विघात सूत्र क्या होता है। किसी भी द्विघात समीकरण को हल करने के आपके 3 विधि होता है। कौन कौन? एक गुणनखंड विधि, दूसरा द्विघात सूत्र और तीसरा वर्ग बनाने के विधि से, जिसमें आप लोग पढ़ चुके होंगे। द्विघात सूत्र आपको याद होना चाहिए। क्या है द्विघात सूत्र? यदि कोई आपका समीकरण है, द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो कोई भी आपका द्विघात समीकरण है तो उसके 2 मूल होंगे। कितने मूल होंगे? 2 मूल होंगे। जैसे द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते थे, उसी तरह से द्विघात समीकरण के 2 मूल होंगे। यदि 2 मूल होंगे तो 2 मूल निकालने का क्या है? एक द्विघात सूत्र होता है, जिससे किसी भी द्विघात समीकरण को हल किया जा सकता है। आप लोग ये फॉर्मूला याद रखना है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a।
ए आपका फॉर्मूला है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई में 2a। यदि आपका समीकरण जो द्विघात समीकरण है वो हो ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तब आपका जो द्विघात समीकरण होगा, यहाँ पे x लिए थे, यहाँ पे द्विघात समीकरण में चर y आया, तब y लेंगे, y इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ए आपका यहाँ पे ए फार्मूला हो जाएगा, ठीक है ना। इस फार्मूला का एक और रूप होता है, एक आपको पता होना चाहिए कि विवेचक होता है और विवितकर होता है। विवेचक को हम लोग d से डिनोट करते हैं और d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac यही आपका विवेचक या विवितकर होता है, जिसको d से डिनोट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a, ठीक है ना। और यहाँ पे यदि इस समीकरण के लिए हम लिखे तो y इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। तो 1 मार्क्स में भी ये पूछे जा सकते हैं कि निम्न में से कौन द्विघात सूत्र है। तो द्विघात सूत्र कौन है, तो x बराबर ए भी आपका ऑप्शन में रह सकता है या ए भी, दोनों में से जो भी होगा उसको आप यहाँ पे वहाँ पे करेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से आप लोग द्विघात सूत्र से किसी भी द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। इसके आगे आपको जो हम समझाना चाहते हैं उसको आप लोग समझेंगे। जैसे हम एक समीकरण ले लेते हैं, बच्चे यहाँ पे अक्सर गलती कर देते हैं, ए बी सी का जब मान रखते हैं द्विघात सूत्र में तो उनसे गलती हो जाता है। द्विघात सूत्र क्या था, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये है आपका द्विघात सूत्र। या इसका दूसरा रूप ले ले तो x बराबर हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। कहें सर ये d कहाँ से आ गया, d आप विवितकर या विवेचक को कहते हैं, जो बराबर होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac के। इसीलिए d के जगह पर हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac या बी स्क्वायर माइनस 4ac के जगह पे लिख सकते हैं रूट अंडर डी। यदि एक आपका 3 समीकरण से हम आपको कुछ समझाना चाहते हैं, इसको समझिए। यदि हम देते हैं 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0, तो यहाँ a का मान हो जाएगा 3। देखिए x स्क्वायर का गुणांक को a कहते हैं। और यदि b का मान यहाँ पे हो जाएगा माइनस 5, x के गुणांक, अब माइनस मत छोड़िएगा नहीं तो गलत हो जाएगा, माइनस 5, और c का मान हो जाएगा 7। आगे देखिए, यदि हम लेते हैं 3x स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0, तो यहाँ सर a का मान क्या होगा, तो a का मान हो जाएगा 3, और इसमें x है, x नहीं है, तो x नहीं है तो b का मान हो जाएगा 0, क्योंकि x के गुणांक को b कहते हैं और जो बच गया उसे अचर राशि कहते हैं, और अचर राशि क्या हो जाएगा 9। यदि हम इसको ले लेते हैं 3x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 0, तो यहाँ पे देखिए a का मान हो जाएगा 3 और b का कितना मान हो जाएगा माइनस 5। तो आपको ABC का जब मान लेना है तो साइन को नहीं छोड़ना, यदि माइनस आया है तो आपको माइनस लेना होगा। सर ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए लेंगे, एक्स के गुणांक को बी लेंगे, और जो बच गया अचर पद हो गया, अचर राशि हो गया, उसको हम लोग सी लेंगे, ठीक है। अब हम लोग जो कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं वो क्या है आपका, विवेचक या विवितकर। विवेचक या विवितकर को हम लोग डी से डिनोट करते हैं। जैसे कोई आपका द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और आपको इसका विवेचक या विवितकर बताना है। विवेचक और विवितकर ये आपका दोनों, विवेचक और विवितकर दोनों आपका एक ही होता है। तो इसको डी से डिनोट करते हैं और फार्मूला होता है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको आप लोग याद रखेंगे, डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और आपको ध्यान रखना है कि सर विवेचक या विवितकर का क्या काम है, इसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। यह आपके मूलों की प्रकृति को बताता है कि जो मूल है वो वास्तविक होगा या वास्तविक समान होगा या वास्तविक असमान होगा या काल्पनिक होगा। यानी कि विवितकर जो है 3 जानकारी आपको देता है। पहला जानकारी क्या देता है, डी जब ग्रेटर देन 0। दूसरा जानकारी क्या मिलता है, डी जब इक्वल टू 0 हो, और तीसरा इससे आपको जानकारी मिलेगा जब d लेस देन 0। सर d ग्रेटर देन 0 को, जैसे d का मान जब आपका 0 से बड़ा आ जाए, जैसे कि 1 2 3 4 ये सब आ जाए, मतलब कि एक धनात्मक संख्या हो जाए, यानी कि d का मान जब धनात्मक संख्या हो तो आप कह सकते हैं कि d ग्रेटर देन 0 हो। d इक्वल टू 0 यानी कि एक 0 हो जाए, और d लेस देन 0 मतलब कि d जो है एक ऋणात्मक संख्या हो जाए, मतलब कि माइनस में जब d का मान आ जाए। फिर से हम समझा देते हैं, d ग्रेटर
देन जीरो का मतलब डी का मान यानी कि विवेचक या विविधकर का मान जीरो से बड़ा आ जाए, 1 2 3 4 यानी धनात्मक आ जाए। डी बराबर जीरो यानी कि जीरो के बराबर आ जाए, और डी लेस देन जीरो यानी कि डी का जो मान है, जो विवेचक या विविधकर का मान है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान है, वो क्या आ जाए आपका माइनस में आ जाए। तो यदि डी ग्रेटर देन जीरो है तो मूल जो होगा, मूल कैसा होगा, यानी समान वास्तविक और असमान मूल होगा। असमान मूल होगा, कैसा होगा, वास्तविक और असमान मूल। सर मूल क्या बोलते हैं, जैसे जब द्विघात समीकरण को आप हल करिएगा तो उसका 2 मान मिलेगा और वो दोनों मान उसका मूल कराता है। मूल का मतलब है कि मूल जो निकल के आएगा, मतलब द्विघात समीकरण के चर का वह मान जिसको उस समीकरण पे रखने पर वो समीकरण संतुष्ट हो जाए, यानी कि सेटिस्फाइड हो जाए, उसको द्विघात समीकरण का मूल कहते हैं। और द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, त्रिघात समीकरण के 3 मूल होते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो वास्तविक और असमान, यानी वास्तविक तो होंगे लेकिन दोनों अलग अलग होंगे, असमान मतलब भिन्न होंगे। वास्तविक और असमान बोलिए या वास्तविक और भिन्न मूल बोलिए। डी इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वास्तविक और समान, वास्तविक और समान। और डी का मान जब लेस देन हो जाएगा तो हो जाएगा अवास्तविक। क्या हो जाएगा, अवास्तविक, या इसी को बोल सकते हैं आप या काल्पनिक। क्या बोल सकते हैं, काल्पनिक, अवास्तविक या काल्पनिक। तो यहां पे आप ध्यान रखेंगे डी ग्रेटर देन जीरो, यहां पे बच्चा खत्म हो। डी ग्रेटर देन जीरो का मतलब कि जो आपका विवेचक या विविधकर का मान है, बी स्क्वायर माइनस 4ac जब निकालेंगे तो उसका मान जो होगा धनात्मक आएगा, मतलब कि प्लस में आंसर आएगा। और डी बराबर जीरो मतलब जीरो ही आएगा, लेस देन जीरो मतलब ऋणात्मक आएगा, मतलब माइनस में आंसर आएगा। और इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है इसको, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में बनेंगे ही बनेंगे। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम आपको समझाने जा रहे हैं। मान लीजिए कि एक आपका द्विघात समीकरण है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, और जो दिया हुआ है इसके मूल आपके वास्तविक और समान है। कैसा मूल है, वास्तविक है और समान है, यानी कि दोनों के दोनों मूल आपके बराबर है। तो अभी आपको बताया गया है कि d का मान जीरो होगा, तो d क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो। तो आप d इक्वल टू जीरो बोलिए, या बोलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो, या इसी को आप बोल सकते हैं कि बी स्क्वायर बराबर 4ac। बी स्क्वायर बराबर क्या बोल सकते हैं, 4ac। ये तीनों का तीनों जो यहाँ पे बात है बिल्कुल बराबर है। तो जब आपके एग्जाम में आए कि दिए हुए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान है तो निम्न में से कौन सत्य होगा, तो इस तीनों में से कोई भी ऑप्शन में हो उसको आप टिक आउट कर देंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है, यदि इसके मूल समान है और वास्तविक है तो दो मूल होंगे। द्विघात समीकरण के कितने मूल होंगे, 2 मूल होंगे, एक अल्फा तो दूसरा भी अल्फा होगा। यदि हम लगा देते हैं कि अल्फा प्लस बीटा, देखिए जितने भी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, जो भी फॉर्मूला बहुपद में हम बताए हैं वो सब के सब फॉर्मूला द्विघात बहुपद में भी द्विघात समीकरण में भी लागू होगा। इसलिए पहले जाके आप बहुपद का जो थ्योरी का वीडियो है उसको आप अच्छे से वॉच कर ले, फिर इस वीडियो को देखें, इससे आपको ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है ना। तो अल्फा प्लस बीटा, तो यहां पे दोनों तो अल्फा है तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, और यहाँ अल्फा अल्फा है तो दोनों अल्फा हो जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो अल्फा और अल्फा को जोड़ेंगे तो 2 अल्फा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो अल्फा का मान क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई 2a। तो यदि यहाँ पे जो मूल निकालना है, यदि दोनों के दोनों मूल वास्तविक और समान है तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला से भी उसके मूल निकाल सकते हैं कि अल्फा इक्वल टू माइनस बी बाई 2 है, क्योंकि दोनों समान है। मान लीजिए एक का आंसर आपका 5 आ गया तो दूसरा आंसर भी 5 ही आएगा। तो कभी कभी एक नंबर में यदि आ जाए कि दिए हुए जो द्विघात समीकरण है उसके मूल वास्तविक और समान है तो आपको द्विघात सूत्र लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप इस फॉर्मूला से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। यदि आ गया कि वास्तविक और समान है, वास्तविक और समान है, तो आप ये भी लगा सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बाई ए, ठीक है ना। इस कॉन्सेप्ट को देखें तो दोनों यदि अल्फा है तो अल्फा इंटू अल्फा इक्वल टू सी बाई ए, और अल्फा इंटू अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू सी बाई ए, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू सी बाई ए, और अल्फा का मान क्या आया है, माइनस बी बाई 2a। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं माइनस बी बाई 2a का होल स्क्वायर बराबर सी बाई ए, और माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर बाई 4
ए स्क्वायर अब बराबर सी बाई ए। लेकिन क्या आपसे पूछा जाता है इस क्वेश्चन में कि बताइए कि सी का मान क्या होगा, तो आप बताइए यहां से यदि एक एक कट जाएगा तो यहाँ सी का मान इससे ही कट जाएगा एक ए, तो सी बराबर आ जाएगा बी स्क्वायर बाई 4a। तो कभी कभी एग्जाम में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि यदि किसी दिए हुए द्विघात समीकरण के मूल समान है तो उसमें c का मान निकालिए। तो c का मान या तो आप याद रख लीजिए कि c बराबर होता है बी स्क्वायर बाई 4a, और नहीं तो फिर आपको यहाँ पे निकालने आना चाहिए। अच्छा, c यदि पूछ सकता है, यदि c आपसे पूछा जा सकता है तो b क्यों नहीं पूछ सकता है, b भी पूछा जा सकता है। तो यहां से क्या आया है, बी स्क्वायर बाई 4a इक्वल टू सी। तो यहां से बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4ac, ये तो आपको पता है। यहां से देखिए बी स्क्वायर बराबर 4ac, तो यहां से b बराबर हो जाएगा रूट अंडर 4ac। अच्छा कहेंगे सर और कोई तरीका है c निकालने का? बिल्कुल तरीका है, यहां से आप निकाल सकते हैं, उतना करने की जरूरत नहीं था। बी स्क्वायर बराबर 4ac था, बी स्क्वायर बराबर 4ac था, आपको c निकालना है तो c बराबर डायरेक्ट आ जाएगा बी स्क्वायर बाई 4। तो देखिए गणित बनाने के कई तरीके होते हैं, उस समय जो अप्रोच आपको याद है उस अप्रोच को आप लोग लगा देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो जो आपको आएगा द्विघात समीकरण के ऑब्जेक्टिव टारगेट बुक को हम लोग अभी फॉलो कर रहे हैं। तो टारगेट बुक से जो भी क्वेश्चन होंगे 47 या 48 जो भी क्वेश्चन होंगे उसको हम लोग इस अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और हम आपसे वादा करते हैं कि इसी तरह का जबरदस्त कंटेंट इस YouTube चैनल पर आता रहेगा। और इस चैनल पर आगे चलकर आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि क्लास 12th पे का वीडियो भी यहाँ पे अपलोड होने वाले हैं, कॉम्पिटिटिव बैच का भी, मैथ का वीडियो, मतलब कि ये जो चैनल बनाया गया है इस पे जो भी पढ़ाया जाएगा कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। बीच में ही नहीं है कि आए यूट्यूब पर 2-4 वीडियो ऑब्जेक्टिव में यही आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जो बताया जाए, गेसिंग कुछ नहीं होता है। आपको सफल पाने के लिए पूरा चीज को पढ़ना होगा, एक एक चीज पढ़ना होगा, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए।